नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो 5 से 12 नवंबर के मध्य पटवारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जहां पर जीके के काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक कैंडिडेट ने यहाँ पर 6 नवंबर के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पटवारी के जो सवाल आए हैं उसमें जीके के स्पेशल सवाल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 40 जीके के सवाल रहेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बाकी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी, सीपीओ और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी सीपीओ का मॉक टेस्ट होने वाला है वो 20 नवंबर को होगा 10 AM पर, जिसका एनालिसिस है वो अगले ही दिन हो जाएगा। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा, सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस है वो 21 नवंबर को रहेगा। फिर आपकी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है वो 23 नवंबर को सुबह 10 AM पर हो जाएगा और इसका एनालिसिस है नेक्स्ट डे 24 नवंबर को हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके एनरोल करने की लिंक है, तो फ्री एनरोल आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर जो एक कैंडिडेट हैं अंजलि ने ये 2 पेपर सेंड किए हैं। बाकी पटवारी के आपके टोटल शायद 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। इनके अतिरिक्त जो भी पेपर हैं जिन भी कैंडिडेट के पास में है तो वो व्हाट्सएप कर सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। और बाकी ये जो आपके पटवारी के 2 पेपर हैं, जैसे कि 2 पेपर मिले हैं, इन दोनों को मैं मर्ज करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसमें बाकी बचे हुए सब्जेक्ट की आपकी कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जीके के अतिरिक्त आपकी रीजनिंग पूछी गई है, मैथ्स के सवाल है, कंप्यूटर के सवाल भी हैं, 20 सवाल पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए देख लेते हैं जीके के जो टोटल 40 सवाल हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मानव आंख में पुतली का कार्य है? तो पुतली का है, पुतली प्रकाश संवेदनशील होती है, जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। जैसे कि यदि अंधेरा है तो वो आंख के लेंस को क्या कर देती, छोट बड़ा कर देती है, ताकि अधिक प्रकाश चला जाए लेंस में, आंख में। और जब प्रकाश अधिक प्रकाश हो जाता है उस केस में वो सिकोड़ने का कार्य करती है। तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, प्रकाश की मात्रा को ये कंट्रोल करती है, पुतली का कार्य हो जाएगा। बाकी इसमें दिया हुआ है आंख का लेंस इस पर वस्तु का एक उल्टा वास्तविक चित्र निर्मित करता है। तो वो उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर एक उल्टी इमेज बनेगी जो कि ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचेगी और मस्तिष्क खुद ब खुद इस इमेज को क्या कर देगा, सीधा कर देगा। यहाँ पर क्या दिया है, ये ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती है। तो ये कार्य रेटिना का हो जाएगा। रेटिना प्रकाश की संवेदना का जो संकेत है वो मस्तिष्क तक भेजा जाता है दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से। तो ये किसका कार्य है? रेटिना का। और जो आपके पुतली का पूछा है वो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, रचना है, इनके लेखक कौन है? तो जेम्स टॉड हैं। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में किया गया? तो ये रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, जो कि 1829 में ये रचना लिखी गई है जेम्स टॉड के द्वारा। इस पुस्तक को अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ये इस पुस्तक का अन्य नाम है, जिनके लेखक है जेम्स टॉड। अगला सवाल देखिए, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में चर्चा के लिए आवंटित समय की समाप्ति पर जारी विषय से संबंधित जो शेष प्रश्न है या फिर प्रश्नों को स्पीकर के द्वारा रोके जाने की कार्यवाही को क्या कहा जाता है? तो ये गिलोटिन कहलाता है। तो गिलोटिन में होता है क्या, जैसे कि अभी मंत्रालय है, 50 से अधिक मंत्रालय हो गए हैं, तो प्रत्येक मंत्रालय में जो अनुदान मांग है, अनुदान मांग को पास करना पड़ता है। जो इसका बिल रहता है अनुदान मांगों का, वो चर्चा के बाद में पास किया जाता है। तो बजट सत्र के दौरान होता है। तो संसद की कार्य मंत्रणा समिति बजट सहित सभी अनुदान मांगों को स्वीकृति करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। 50 से अधिक तो मंत्रालय हो गए, तो प्रत्येक मंत्रालय के लिए इतना समय नहीं रहता है ताकि सभी की चर्चा हो जाए। तो अंतिम दिन होता है क्या, जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है, जो भी मंत्रालय हैं उनके अनुदान मांगों पर चर्चा जिन भी मंत्रालय में नहीं हुई होती है, तो उन्हें मतदान के लिए रख दिया जाता है, बिना चर्चा के पास कर दिया जाता है। तो ये गिलोटिन कहलाती है ये प्रक्रिया। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पारंपरिक तौर पर जनानी झूमर नामक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? जो झूमर या फिर कहें जनानी झूमर लोक नृत्य है वो झारखंड का नृत्य है। तो झारखंड के प्रसिद्ध जो प्रमुख लोक नृत्य जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं उसमें ये हो जाएंगे फगुआ नाच झारखंड का, मर्दाना झूमर हो जाएगा, जनानी झूमर है, ये दोनों ही झारखंड के हैं। बाकी पाइका भी झारखंड का, हुंटा नृत्य, मुंदारी नृत्य, सरुहल, बाराओ, झिटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच, दासाई नाच, सरुहल नृत्य, कर्मा नाच और जत्रा नृत्य, ये सभी नृत्य कौन से स्टेट के हैं? झारखंड के हैं। आज आपके पूछा गया था इसमें जनानी झूमर है वो झारखंड का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो इसरो है उन्होंने एक ह्यूमनॉइड विकसित किया है, रोबोट विकसित किया है, जिसे मानव अंतरिक्ष यान से पहले मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा। तो
तो ये जो रोबोट है इसका नाम क्या रखा गया है, जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है इसका नाम व्योममित्र रखा गया है। ये एसएससी के द्वारा भी पूछा हुआ सवाल है। तो ह्यूमनॉइड है, ये मनुष्य की तरह दिखने वाला एक रोबोट हो जाएगा, जहाँ पर जो ये व्योममित्र है ये हाफ ह्यूमनॉइड है, मतलब इसके पैर नहीं है, तो ये हाफ ह्यूमनॉइड है। ये इसरो के द्वारा एक रोबोट है जो मानव युक्त रहेगा गगनयान मिशन हेतु। एक अर्ध मानवीय है क्योंकि इसके पैर नहीं हैं, और ये ह्यूमनॉइड का मतलब ये मानव की तरह दिखता है और एक तरीके से सदृश मानव हो जाएगा, जहाँ पर चलने फिरने के साथ मानवीय हाव भाव समझने की क्षमता रहती है ह्यूमनॉइड रोबोट में। और ये हाफ ह्यूमनॉइड है जिसे जनवरी 2020 में इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया। तो व्योममित्र इस ह्यूमनॉइड का नेम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो सिंगापुर के द्वारा हुआ है। 2019-20 की बात हो रही है। टोटल कितना हुआ है? 14.67 बिलियन यूएसडी का एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है सिंगापुर के द्वारा। सेकेंड है मॉरिशस है, जो कि 8.24 यूएसडी बिलियन डॉलर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में। तो सबसे अधिक किसका है? वो है सिंगापुर का। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य में मिंड्रोलिंग मठ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। मिंड्रोलिंग मठ है, ये उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2020 में, तो ये करंट अफेयर्स के इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जुलाई 2020 में निम्न में से किस एजेंसी ने भारत में सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्यम जो एमएसएमई है उसको बेहतर वित्तीय सहायता प्रयोग करने के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? तो वो दोस्तों दी है विश्व बैंक ने। यहाँ पर कोरोना वाला जो केस चल रहा था, कोविड-19 महामारी के बीच में जो लघु उद्योग थे, सूक्ष्म उद्योग थे, उद्यम थे, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनके वित्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 750 मिलियन डॉलर है उसके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की बात करूं, अन्य ऑप्शन की बात करूं जिसके हेडक्वार्टर कहां पर है, अक्सर सवाल आ जाता है। तो विश्व बैंक और जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ब्रिक्स देश के जो सदस्य देश हैं इनका ये डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। अगला सवाल देखिए, वंदना कटारिया जिनके नाम को संबंधित खेल महासंघ के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए यहाँ पर अनुशंसा की गई थी, यानी नॉमिनी ही थी ये वंदना कटारिया। बाद में इनको अवार्ड तो नहीं मिला है की बार अर्जुन अवार्ड 2020, लेकिन ये अनुशंसित किया गया था इनका नाम। तो किस खेल से जुड़ी एक पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वंदना कटारिया है? ये हॉकी की है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो हॉकी खेल से संबंधित है वंदना कटारिया। तो हॉकी में 2020 में जो ये नॉमिनेट तो किए गए थे, लेकिन बाद में अवार्ड किसे मिला है? अर्जुन अवार्ड, जो बहुत से खेल क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें हॉकी में यहाँ पर आकाशदीप सिंह और दीपिका कुमारी को हॉकी में अर्जुन अवार्ड अब की बार दिया गया है, मतलब इनको अर्जुन अवार्ड मिला है जो कि हॉकी से संबंधित है। बाकी यहाँ पर आपको एक कमेंट करके बताना है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है? तो इनका स्पॉट आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस शहर में इतिमद उद दौला का मकबरा स्थित है? तो बात हो रही है इतिमद उद दौला के मकबरे की, तो ये स्थित है आगरा में, जिसका निर्माण कराया था सम्राज्ञी नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी और किसकी बेटी थी, जो उन स्मृति था ये गयासुद्दीन बेग। तो गयासुद्दीन की पुत्री और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने उनके पिता की स्मृति में ये आगरा में यमुना नदी के किनारे इतिमद-उद-दौला का मकबरा है, ये बनवाया था अपने पिता की स्मृति, जिनका नाम है मिर्जा गयासुद्दीन बेग। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का विषय था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 2020 में इसका जो थीम है वो है वन और जो जैव विविधता, इसका थीम हो जाएगा फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है? तो एमपी का जिला है मुरैना, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले
श्रम मंत्री थे, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, तो उनके मिनिस्टर कौन थे? प्रथम जो लेबर मिनिस्टर थे वो थे जगजीवन राम थे। 1947 से लेकर 1952 तक रहे थे। मैं बात करूं वर्तमान में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? वो संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्टेट मिनिस्टर है ये। तो कौन है? संतोष कुमार गंगवार है वर्तमान में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। प्रथम कौन थे? तो जगजीवन राम। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य में नरवर नामक ऐतिहासिक शहर स्थित है? जो नरवर सिटी है ये मध्य प्रदेश में है। नरवर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी जिले में है नरवर, मध्य प्रदेश में। और ये प्राचीन काल में कछवा राजपूत वंश के राजा नल की राजधानी थी। और महाभारत में भी नरवर का उल्लेख मिलता है, और इसका उल्लेख मिलता है निषद नगर, ये इसका पुराना नाम हो जाएगा नरवर का निषद नगर, ये एमपी में है। नेक्स्ट वन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो PMAY अर्बन, शहरी और ग्रामीण दोनों है इसका। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, जैसे वर्ष 2015 में पेश किया गया था, इसका उद्देश्य कब तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट है वो 2022 तक है। इस स्कीम का लक्ष्य महात्मा गांधी की जयंती 150वीं जयंती जो मनाई गई थी वो 2 अक्टूबर 2019 को मनाई गई थी। वहाँ से ये टारगेट रखा गया था 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके सबके लिए घर के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो ये 2022 टारगेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केनी रोजर्स नामक एक अमेरिकी नागरिक जिनकी मृत्यु मार्च 2020 में हुई थी, किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध अर्जित की है? तो काफ़ी टफ सवाल। केनी रोजर्स हैं, ये कौन है? अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं, तो संगीत से संबंधित हो जाएगा इनका क्षेत्र। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ है, प्रथम संशोधन के तहत कौन सी शेड्यूल यहाँ पर जोड़ी गई है 1951 के माध्यम से? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को संविधान का जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था उसमें जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, जो कि किससे संबंधित है? तो ये भूमि कर, भूमि कार्यकाल है, इनसे संबंधित है ये। और 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। और इस अनुसूची की एक और विशेषता है कि इसमें जितने भी विषय हैं वो विषय न्यायालय में चुनौती हेतु नहीं है, यानी उन विषयों में न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो। तो ये भूमि कर से संबंधित है आपके अनुसूची 9, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए, वर्गीकरण है वो अध्ययन के संदर्भ में उच्चतम श्रेणी किसे कहा जाता है? जो वर्गीकरण है, एनिमल जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहले उच्चतम जो श्रेणी है वो किंगडम की है, और निम्नतम हो जाएगी यहाँ पर स्पीसीज। किंगडम के बाद उसको फाइलम रहेगा, फिर क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट में आपकी स्पीसीज हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? तो ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसका नाम वीर सावरकर इसलिए रखा गया है, 2002 में इसका नेम चेंज किया गया था, पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट था। तो वीर सावरकर यहाँ का जो सेल्यूलर जेल था अंडमान निकोबार में, तो 10 साल इस सेल्यूलर जेल में कारावास में बिताया था, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम 2002 में क्या रख दिया गया है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। खिलाड़ी रानी रामपाल निम्न में से किस खेल क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो हॉकी की महिला फील्ड हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। अब देख लेते हैं जो पटवारी का सेकेंड शिफ्ट का एक एग्जाम हुआ है, जहां पर जीके के जो 20 सवाल पूछे गए हैं उनका क्या एग्जैक्ट, तो इसमें हिंदी वगैरह बाकी सब्जेक्ट के कंप्यूटर के सवाल भी हैं, इंग्लिश के। तो चलिए ये देख लेते हैं, आपके कंप्यूटर के सवाल हैं। और नेक्स्ट आपके 6 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखिए, एक अर्थव्यवस्था में निर्यात पर आयात की अधिकता को क्या कहा जाता है? मतलब अर्थव्यवस्था में वहाँ पर वस्तुओं का निर्यात तो कम हो रहा है गुड्स का, लेकिन आयात ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो इस केस में हो जाएगा चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं निर्यात ज़्यादा हो जाए आयात कम हो जाए तो उसे कहेंगे ट्रेड सरप्लस या फिर चालू खाता सरप्लस बोला जाता है। जब किसी देश का आयात पर खर्च कम और निर्यात से आमदनी अधिक हो जाती है तो उसे ट्रेड सरप्लस या फिर चालू खाता सरप्लस कहेंगे। जैसे कि भारत अमेरिका में क्या है, निर्यात ज़्यादा करता है आयात कम करता है, वियतनाम में, नेपाल में, तो यहाँ पर क्या है ट्रेड सरप्लस है। और जहाँ पर भारत है वो निर्यात तो क्या करता है कम, आयात करता है ज़्यादा, वो चालू खाता
घाटा हो जाएगा, जैसे कि चाइना है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया। यहाँ पर भारत का आयात अधिक है, निर्यात कम है। अगला सवाल देखिए, मई 2020 में किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो एससीओ का जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी मई 2020 में, और इस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य हुई थी, जिसकी मेजबानी होस्ट किया है रसिया ने। किन्होंने किया है? रसिया के द्वारा होस्ट किया गया है। बाकी मैं बात करूं एससीओ की यानी शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 को, लेकिन जो भारत इसमें शामिल किया गया है फुल मेंबर्स के रूप में, तो एससीओ के टोटल 8 मेंबर स्टेट है फुल मेंबर, तो भारत यहाँ पर शामिल हुआ है 9 जून 2017 को। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें 9 जून 2017 को सम्मिलित हुए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर एससीओ का? तो वो बीजिंग चाइना में है, और एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का सवाल भी ये हो गया आपकी पूछा है। और नेक्स्ट अब ये तो मंत्रियों का जो बैठक हुई है, विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसकी मेज़बानी रशिया ने की है। और अभी जो आपके 10 नवंबर को ये एक समिट हुआ है, 20वां समिट हुआ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 10 नवंबर को जो 20वां समिट हुआ है, उसकी मेज़बानी वो भी चेयर किया गया है रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, अध्यक्षता की गई है इसकी भी। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बात हो रही है सेंसस 2011 की जो लैंग्वेज का डाटा है, उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। ओवरऑल 43.63% लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। सेकेंड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी बंगाली है 8.03%। फिर तीसरी मराठी, चौथी तेलुगु, पाँचवीं तमिल। पूछा है कौन सी यहाँ पर ऑप्शन में 5 भाषाओं में से ये टॉप 5 में कौन सी नहीं है? कन्नड़ नहीं है। कन्नड़ का स्थान 8वां लग जाता है। पहली हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये 5 भाषाएं हो जाएगी। मई 2020 में खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व के वन पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 है। और ये रिपोर्ट है प्रथम बार 1948 में जारी की गई थी। किनके द्वारा ये रिलीज की जाती है? तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इस रिपोर्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वन किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है उसमें रशिया में सबसे ज़्यादा, सेकेंड ब्राज़ील, फिर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा, और लास्ट में आपकी चाइना। ये मेजर 5 देश हैं जहाँ पर वर्ल्ड का 54% फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसकी याद में? तो 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री भी हैं, उनके साथ मंत्रिपरिषद। तो सलाह देने में प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और मंत्रिपरिषद रहेंगे। तो कौन शामिल नहीं का पूछा, तो राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति भी हैं और मंत्रिपरिषद, ये तीनों ही शामिल है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट हो जाएगा, जो कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। और संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है। निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक तौर पर बाराओ नामक नृत्य से जुड़ा हुआ है? जो बाराओ नृत्य है ये झारखंड का डांस है। तो झारखंड का डांस है, तो कौन सा समुदाय इससे जुड़ा हुआ है? तो वो है उरांव समुदाय या फिर ओरांव समुदाय है, बाराओ डांस से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा आंदोलन नील की खेती से संबंधित 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था? तो 3 कठिया का मतलब क्या हुआ? जैसे कि किसी किसान के पास में 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा मतलब 20 कट्टा हो जाएगा उसमें। तो उस 1 बीघा जमीन या फिर मैं कहूँ 20 कट्टा जमीन में से 3 कट्टा जोत पर नील की खेती है वो अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दी थी। मतलब आपके पास 1 बीघा 20 कट्टा जमीन है तो 3 कट्टा पर तो आपको नील की खेती करनी है। बाकी जो आपकी बची हुई जमीन है उसमें आपके इच्छा अनुसार आप खेती कर सकते हो। तो ये 3 कटिया प्रणाली हो जाएगी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार के चंपारण जिले के जो रेत हैं यानी किसान हैं उन पर नील की जबरन खेती है वो लागू की गई थी। तो 3 कटिया प्रणाली के अतिरिक्त यानी यहाँ पर जो
ये चंपारण सत्याग्रह हुआ है उसमें तिनकटिया एक प्रणाली थी उसके विरुद्ध में, उसके साथ साथ अन्य जो उनके खेती के तरीके थे उसमें कुर्तोली है, कुश्तकी है, तो इनके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसकी चेयरमैन किसके नेतृत्व में हुआ था ये सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 17 अप्रैल 1917 को। अगला सवाल देखिए, जून 2020 में आरबीआई ने देश के ग्रामीण और उत्तर पूर्वी जिलों में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विकास में सहायता करने और उसे सुधारने के लिए एक भुगतान अवसंरचना विकास कोष PIFD के निर्माण की घोषणा की है। इस कोष की धनराशि कितनी है, तो रिजर्व बैंक ने जून 2020 में ग्रामीण जो इलाके हैं और उत्तर पूर्वी जिले हैं वहाँ पर डिजिटलाइजेशन के लिए PIFD के निर्माण के लिए टोटल जो धनराशि दी है वो 500 करोड़ रुपए धनराशि इस कोष के लिए घोषणा की है, तो 500 करोड़ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संस्थान ने कंपनियों के लिए ग्रीन को यानी जो ग्रीन कंपनी रेटिंग प्रणाली विकसित की है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ है, तो इनके द्वारा यानी CII कॉम्पिटिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ग्रीन को रेटिंग प्रणाली विकसित की है। और इसका उद्देश्य क्या, जो भारतीय उद्योग हैं उनमें पर्यावरण प्रदर्शन के पर्याप्त सुधार करने के लिए, स्पेशल ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए प्राकृतिक और वित्तीय संसाधन की बचत होगी। तो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए यह कंपनियों की रेटिंग तय की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से ग्रीन को रेटिंग। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित भाषा नहीं है, तो 8वीं शेड्यूल में जो भाषाएं हैं 22 भाषा टोटल सम्मिलित है उसमें, तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बाकी सभी ये 22 भाषाएं आप देख सकते हो इस प्रकार हैं, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, नेपाली भी ध्यान में रखना, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। इसमें इंग्लिश नहीं है, बाकी यहाँ पर भोजपुरी भी नहीं है, तो ये सभी 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं। तो इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है, 22 भाषाओं में जो लास्ट में भाषाएं ऐड की गई हैं 2003 में वो कौन सी है, तो बोडो भाषा है, डोगरी, मैथिली और संथाली है। इससे पहले 1992 में की गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, भोजपुरी इसमें नहीं है। निम्न में से किस विटामिन को निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम है वो है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। तो B3 जो बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B3 है उसका केमिकल नाम है निकोटिनिक एसिड या फिर उसे नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन C की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉन है। बात करें विटामिन ए की तो इसका केमिकल नाम हो जाएगा रेटिनॉल। बाकी सभी विटामिन में विटामिन ई का जो रासायनिक नाम वो टेकोफेरोल है। विटामिन के का फेलो क्यूनॉन हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो विटामिन B1 इसे थाइमिन बोलते हैं। B2 राइबोफ्लोविन हो जाएगा। B5 पेंटोथेनिक एसिड है। B3 तो आ गया। B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। B7 बायोटिन और B12 है साइनोकोबालमिन। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु में नेवली की खदानों में मुख्य रूप से कौन से कोयले के लिए खनन किया जाता था? तो कोयले में जो पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट 4 किस्म होती हैं उसमें लिग्नाइट का खनन हो रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में नेवली की खदानों में किसका खनन हो रहा है? तो लिग्नाइट कोयले का खनन किया जा रहा है। किस वंश के संरक्षण में खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया है? जो खजुराहो के मंदिर हैं कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो किस वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया? तो चंदेल वंश के द्वारा 950 से 1050 CE के बीच में खजुराहो मंदिर है इनका निर्माण किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा संकलित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत को स्थान। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक 2020 है किन के द्वारा जारी किया गया? स्पेशल ध्यान में रखना, ये जो सूचकांक है अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन IMD की बात हो रही है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो इंडेक्स है 2020, इसमें जो भारत की रैंक है वो 43वीं है। 2019 में भी इंडिया की रैंक सेम थी, 2018 में 44वीं रैंक थी। और बात करूं IMD के द्वारा जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा ये इंडेक्स 2020 है, इसमें प्रथम रैंक पर जो देश है वो सिंगापुर है, सेकेंड डेनमार्क है, थर्ड है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देखिए, यूरोप का सर्वोच्च शिखर किस देश में है? तो यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा माउंटेन है? तो माउंटेन एल्ब्रस है, हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप, जो कि रशिया में है। इसका शिखर समुद्र तल से
5,642 मीटर की हाइट पर ये रशिया में स्थित है। माउंट एल्ब्रस जो यूरोप का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। निम्न में से किस संस्थान ने मार्च 2020 में कपास की सफेद मक्खी प्रतिरोधी किस्म का क्षेत्रीय परीक्षण प्रारंभ किया है? तो वो संस्थान हो जाएगी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो करंट अफेयर्स के काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर एक चट्टान से उभरते हाथी की मूर्ति को देखा जा सकता है? तो चट्टान के रूप में उभरते हुए हाथी की जो मूर्ति है वो है धौलीगिरी, धौली में स्थित है। धौली कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में भुवनेश्वर के 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के तट पर स्थित है धौली, जहाँ पर चट्टान पर उभरते हाथी की मूर्ति को देखा जा सकता है। और माना जाता है धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। जो कलिंग युद्ध हुआ था मौर्य शासक अशोक और कलिंग राज्य के मध्य, तो ये यहाँ पर हुआ था ऐसा माना जाता है। धौली कहाँ पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है। और यहाँ पर उभरते हुए हाथी की मूर्ति है और एक पहाड़ी के शिखर पर अशोक के शिलालेख भी उत्कीर्ण है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, सोहराई चित्रकारी नामक लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ऊपर अपन ने देखा भी है झारखंड में सोहराई डांस भी है, तो यहाँ पर पूछ लिया सोहराई जो चित्रकारी है वो किस राज्य की है? तो झारखंड की है। सोहराई कला एक आदिवासी कला है जो कि झारखंड हजारीबाग जिले से शुरू हुई थी, बादाम क्षेत्र से। अंतिम सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में भारतीय संविधान संशोधन जो 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से डाला गया है? तो संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था 86, उसमें जो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष की आयु के जो प्रत्येक बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो आर्टिकल 21A हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला एक्ट। तो ये हो गए आपके टोटल 40 सवाल जो इन 2 सेप्टों में पटवारी में पूछे हुए हैं। तो अब की बार जो सवाल आ रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जीके के काफ़ी टफ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अतिरिक्त जो डीडीए ने अब की बार एग्जाम लिए हैं उसके 2-3 और पेपर है मेरे पास, वो भी मैं जल्द कवर कर दूंगा। बाकी PDF फाइल आपको आज मिल जाएगी इन सभी शिफ्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।